काइंडली चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दें। आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो सब क्लियर है? जी बेटा, आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह क्लियर है? जो ऑनलाइन है प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अच्छा, आज मैंने कहा था, कल मैंने कहा था क्वेश्चन को रिपीट करके बैठिएगा। गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? गोइंग कंसर्न के ऊपर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, वो वी आर स्टार्टिंग हियर। बेटा एक सवाल है आपके पास, एंड द क्वेश्चन इज ऑन डाले कंपनी गोइंग कंसर्न, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22। बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22, और नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 22। जी फाकिहा बेटा, आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो क्लियर है? यू आर ऑनलाइन, कैन यू प्लीज कंफर्म मी? जी बेटा, इट्स क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। जी बेटा, गोइंग कंसर्न, अच्छा मैंने अभी जो है ना वो ग्रुप में मैसेज देखा है। वैसे मैंने कल जाते हुए यही कहा था कि हम लोग गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो बेटा, अब जरा इधर आ जाए। एक्सक्यूज मी, द क्वेश्चन इज ऑन गोइंग कंसर्न। चलो जी बेटा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? डाले कंपनी। बेटा डाले कंपनी और क्वेश्चन आपके पास गोइंग कंसर्न, इट इज 1 जुलाई 2005 और वट एवर द ईयर इज। बेटा सबसे पहला पॉइंट, आप बच्चे इधर देखिए, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट। बेटा पार्ट ए में लिखा हुआ है इवेल्युएट द मैटर्स, इवेल्युएट द मैटर्स विच में कास्ट डाउट on Dali company ability to continue as a going concern. You should use analytical review where appropriate to help with your evaluation 8 marks. अब देखिए, आप लोगों ने आइजा 570 पढ़ा होगा, उसमें बेटा आपके पास गोइंग कंसर्न का क्या है, डाउट आएगा। आप कहते हैं, मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे गोइंग कंसर्न के। एक है फाइनेंशियल, एक होता है ऑपरेशनल, और एक होता है अदर्स। याद आ रहा है बेटा? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और तीसरा क्या होता है, अदर्स। ये 3 मैटर्स जो है, इसमें गोइंग कंसर्न का आपको क्या मिल जाता है बेटा, डाउट मिल जाता है। इन 3 मैटर्स में बेटा आपको क्या मिल जाता है, गोइंग कंसर्न का डाउट। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एग्जिबिट नंबर 1 and 2, evaluate the matters which may cast doubt on the Dali company ability to continue as a going concern. बाकी आपने एनालिटिकल रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने जहां पर एप्रोप्रिएट हो, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करना है। फिर आ जाए बेटा यहाँ पर, एक्सप्लेन द ऑडिट एविडेंस। बेटा ये ऑडिट एविडेंस है, ये प्रोसीजर्स नहीं है, एविडेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट और यूजिंग द एग्जिबिट नंबर 3 के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले तो हमारा कंसर्न जो मेन एरिया वो क्या बेटा, इवैल्यूएट द मैटर्स विच में कास्ट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा बेटा, इधर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ फॉर 8 मार्क्स, लेट्स सी व्हाट इज एग्जैक्टली द केस ओवर हियर। बेटा केस पढ़ते हैं। इट इज जुलाई 1, 2005
Dali company has been an audit client of your firm for the last 3 years, and you are newly appointed audit manager on the audit of year ended 31st March 20x5. Dali company is a family-owned, unlisted company which imports motor cars. बेटा ये unlisted company जो import क्या कर रही है motor cars. The company buys cars from variety of car manufacturer. कंपनी क्या काम कर रही है बेटा गाड़ी को परचेस करती है from the variety of car manufacturers for the sale to car dealerships and vehicles leasing companies within its own domestic market. The audit for the current reporting period is nearing completion. Nearing completion का मतलब होता है बेटा आप कौन सी फेज में हो, आप रिव्यू फेज में हो, and you are reviewing the working papers of the going concern section of the audit file. बेटा आप ऑडिट वर्किंग पेपर्स में जो गोइंग कंसर्न के मामलात हैं वो आप चेक करो. यू आर अ मैनेजर हमेशा से. फिर बेटा आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट. The following exhibits available below provide information relevant to the question. The exhibit number 1, extract from the draft financial statements, statement of financial position यानी कि बैलेंस शीट 2004 एक्चुअल 2005 ड्राफ्ट. यकीनन आप 2005 का ऑडिट कर लो. फिर उसके बाद बेटा मार्च 2004 एक्चुअल 2005 ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दी है. एग्जिबिट 2 बेटा अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 1 एंड 2. 3 एग्जिबिट को नहीं पढ़ना. एग्जिबिट 1 एंड एग्जिबिट नंबर 2 आपके पास गोइंग कंसर्न है. और बेटा एक चीज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. सबसे पहले मैं आपको एक मशवरा दूं, एक मशवरा, जस्ट अपने दिमाग से एनालाइज करें इसकी इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को. फिर पढ़े जरा अपने दिमाग से इसको एनालाइज करें. अच्छा बेटा सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये नजर आ रहा है. अगर आप एक चीज को नोटिस करें, आपके एसेट्स बेटा कम हो रहे हैं. ठीक है बेटा, करंट एसेट्स थोड़े से बढ़ रहे हैं. कैश आपके पास हो गया बेटा 0. रिसीवेबल बैलेंस बढ़ना और इन्वेंट्री का बढ़ना, बेटा ये सिग्निफिकेंट आपके पास सिग्नेचर है. इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है? इन्वेंट्री इसलिए बढ़ रही है क्योंकि माल बिक ही नहीं रहा, इन्वेंट्री तो बढ़ेगी. रिसीवेबल क्यों बढ़े? क्योंकि मैं लोगों को उधारियां दिए जा रहा हूँ. और नीचे अगर आप एक चीज नोटिस में लेकर आए, बेटा कंपनी की जो रिटेन अर्निंग्स है, शेयर कैपिटल तो जाहिर उतना ही है, आपकी जमा पूंजी खत्म हो रही है. 1 मिनट बेटा, आसान हो रही है, जस्ट अ मिनट.
ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा एक पॉइंट जरा इधर आ जाए बेटा। देखो इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है बेटा आपकी जो रिटेन अर्निंग्स है वो कम हो रही है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स चलो कम हो रही है, लेकिन प्रोविजंस जो है ना ये बहुत बढ़ है। अच्छा किस चीज के प्रोविजन है पता ही नहीं है फिलहाल। फिर आगे बढ़ो बेटा, ट्रेड पेबल आपका बढ़ रहा है, ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, ओवरड्राफ्ट तो बढ़ेगा ना। ये देखो अपने पास कैश है नहीं, कैश नहीं है हमारे पास, तो जाहिर ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। रनिंग एक्सपेंस को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया जाएगा ना, ओवरड्राफ्ट। और बेटा आपके पास ट्रेड पेबल भी बढ़े। ट्रेड पेबल का बढ़ना ये इंडिकेट करता है, ट्रेड पेबल्स का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है लोगों को देने के लिए। ट्रेड पेबल्स का बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है लोगों के पैसे वापस करने के लिए। नहीं है तो नहीं है, तो वही तो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। ठीक है ना बेटा। तो अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि मेरे पास पैसे नहीं है, एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं और करंट एसेट बढ़ रहे हैं। बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है 2004, ये देखो बेटा रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप बास बच्चे बोलते हैं सर रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। अबे भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 से डायरेक्ट 9 पर पहुंच गए, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंसी के ऊपर चले जा रहे हैं। और एक और चीज ये देखो, प्रॉफिट से लॉस पे आ गए। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, इसको बेटा जरा रीड करना है। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बेटा, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है आपके पास, Dale company has undergone a period of rapid expansion in the recent years and is intending to buy new warehouse facilities in August 2005 at a cost of 4.3 million. बेटा जब आप किसी एक्सपेंशन की तरफ जाते हो ना, तो नया एक्सपेंशन करना गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम पता है क्यों है? आपकी तवज्जो, ध्यान, अटेंशन, फोकस, रिदम आपका नई एक्टिविटीज पर होगा, पुरानी से आपका ध्यान हट सकता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, इज इंटेंडिंग टू बाय न्यू वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन ऑर्डर टू फाइनेंस, और ये कॉस्ट है न्यू वेयर हाउस, द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग द फाइनेंस ऑन द बैंकर्स। अच्छा अगर आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, वो भी रैपिड एक्सपेंशन, नुकसान हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है फायदा सोच के भी जा रही है। अब अगर ये फायदा सोच के जा रहा है तो बेटा मुझे इतना बताइएगा, हमें एक्सपेंशन करने के लिए पैसे हमारे पास है नहीं, और जब हमारे पास पैसे है नहीं तो एक चीज आप नोटिस करें, the loan application is for an amount of 5 million is to be repaid over a period of 4 years. अगर नहीं मिला तो लोन, the provision 3.5 million relates to the legal action. ओए होए legal action, पता नहीं किस नौयत का legal action है। The action relates to the claim that company has sold cars which did not comply with the domestic regulation. अगर अदालत की हट जाएगी ना यहाँ पर कानून की, तो बोलेगा भाई कंपनी बंद कर, एक तो गाड़ियां बना रहे और उसके ऊपर से कानून फॉलो नहीं कर रहे। तो बेटा कानून फॉलो ना करना गवर्नमेंट को नाराज कराना है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी बंद हो सकती है, और वो भी प्रोविजन को छोटा मोटा नहीं, 3.5 मिलियन का इतना, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। गोइंग कंसर्न वर्किंग पेपर्स इंक्लूड अ कैश फ्लो फोरकास्ट for 12 months. The cash flow forecast assumed that Dali revenue will increase by 25% next year. Following the reorganization of the credit facility, the customer will pay on average 60 days after. The forecast also assumed that bank will provide, अच्छा सारी चीजें खुद की assumption है, and that company will have a positive cash balance of 1.7 million by 31 March 2006. The financial statements have been prepared on a going concern basis and make no reference to any going concern doubts. कितनी गलत बात है, एफएस भी गलत बना रहा है। अब बेटा मुझे बताएं, क्या हमें गोइंग कंसर्न का बेटा इधर डाउट है? बहुत ज्यादा डाउट है बेटा, हमारे पास गोइंग कंसर्न का डाउट है। यस वी हैव अ गोइंग कंसर्न डाउट। अच्छा अब बेटा जरा नोटिस में लेकर आइएगा बेटा, इसका मैं ओपन करने जाऊंगा आंसर। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आप अपने आंसर में पता है क्या लिखोगे? बेटा एग्जांपल जरा सुनिएगा, आप अपने आंसर में लिखोगे कि ये आपके पास गोइंग कंसर्न के डाउटफुल फैक्टर्स हैं। दीज आर द गोइंग कंसर्न के क्या बेटा, डाउटफुल फैक्टर्स। और एक एक पॉइंट को आपने उठाकर क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। अब आप चेक करो, आपके पास 8 नंबर है बेटा। कितने नंबर है आपके पास? यू हैव गॉट 8 मार्क्स। जी बेटा आपके पास कितने नंबर है? 8 मार्क्स। और जब आप गोइंग कंसर्न का बेटा, जब आप गोइंग कंसर्न का डाउटफुल इंडिकेटर लिख रहे हो, तो आपको पता है इसके नंबर कितने? अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज करोगे, कम से कम 2 से 3 नंबर है उसके।
2 नंबर तो आप एटलीस्ट लगाए एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के। यानी कि अगर आप फिगर्स के साथ साथ बताओगे कि अरे इतना % इंक्रीज हो रहा है, इतना % डिक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपके नंबर 3 नंबर तक एक पॉइंट हो सकते हैं फॉर ईच। यस बेटा, एक नंबर जो है ना आपके पास, वो आपके पास मिलेगा एक नॉर्मल पॉइंट के लिए। अच्छी वजाहत के लिए 2 से 3 नंबर है, यानी कि ऑन एवरेज 2 नंबर अगर आप लेके चलो तो बेटा 8 नंबर है इसमें। सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। बिल्कुल बना सकते हैं हेडिंग। जहां जहां पे बेटा आपको गोइंग कंसर्न का मसला नजर आ रहा है वहां वहां पर आप वो हेडिंग बनाओगे। तो बेटा एक तो मसला मुझे कहां नजर आया जी मेरा बेटा, एक तो मसला नजर आ रहा है कि आपके पास प्रॉफिट्स वगैरह नहीं है। अच्छा, आपकी लीगल क्लेम है, कैश फ्लो फोरकास्ट है, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट वगैरह देखकर आपको समझ नहीं आ रहा क्या चीज है। वर्किंग कैपिटल के बहुत बड़े मसले हैं, वर्किंग कैपिटल के बहुत मसले। बेटा जो कंपनी रोज रोज के मामला डील नहीं कर सकती, वो कंपनी 12 महीने के बाद के मामला क्या डील कर लेगी? ये आपकी एक थॉट्स डेवलप हो जाती है इसमें। ये बेटा आपकी क्या डेवलप हो जाती है? थॉट्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। इस चीज को बेटा जरा अपने जहन में रखिएगा। हाँ बेटा, मैं इसका जरा आंसर ओपन कर रहा हूँ, स्टार्ट करें। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं बेटा, सब आंसर के ऊपर आ जाते हैं, वेट करना जरा। एक पॉइंट लिखा हुआ है पार्ट बी, एक्सप्लेन द ऑडिट एविडेंस। बेटा ये प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, एविडेंस। आपको कैश फ्लो के ऊपर क्या एविडेंस एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करो, विच यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड ड्यूरिंग योर वर्किंग पेपर फाइल ऑफ गोइंग कंसर्न। आपकी खिदमत में गोइंग कंसर्न की वर्किंग पेपर लाई गई है, इसको खोलने से पहले अंदर क्या अज्यूम करोगे, अंदर क्या निकलेगा भाई, क्या क्या एविडेंसेस निकलेंगे, ये वाले मामला जो है ना बेटा आपको बताने हैं कि अंदर आपको गोइंग कंसर्न से रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस आप एक्सपेक्ट करोगे। यानी कि जो आपको मैंने एक दफा पढ़ाया था ना बेटा, गोइंग कंसर्न का रेगुलर आइजा 570, उसके जो प्रोसीजर्स लिखे हुए उसका आपने रिवर्सल बनाना है। जो प्रोसीजर लिखे उसका क्या बनाना है आपने? रिवर्सल बनाना है, राइट। जो प्रोसीजर्स लिखे हैं उसका आपने रिवर्सल बनाना है। यार ये एविडेंस मैं लिखूंगा। तीसरी एग्जिबिट जरा चेक करो बेटा, क्या लिखा है? यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन इन एग्जिबिट नंबर 3, explain possible reasons, explain possible reasons why, क्यों the directors may wish to exclude these disclosures and evaluate the possible implication on the audit report। बेटा एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, डायरेक्टर्स ने अभी आपके सवाल में गोइंग कंसर्न का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं डाला है। डायरेक्टर्स ने गोइंग कंसर्न का कोई डिस्क्लोजर नहीं डाला है। सवाल, क्या डायरेक्टर इस गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर को, बेटा क्या डायरेक्टर इस गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर को अगर ना वो करे, क्यों, क्यों, वाई, क्यों वो डिस्क्लोजर नहीं बनाएगा? क्योंकि बेटा अगर गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर बनाया तो लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, यार तुम डायरेक्टर हो तो कंपनी गोइंग कंसर्न है, उसके अपनी प्रमोशन का ताल्लुक है, डायरेक्टर्स के अपने बोनस का ताल्लुक है, री इलेक्शन का ताल्लुक है, री इलेक्शन, डायरेक्टर्स को री इलेक्ट भी तो होना है। हो सकता है बेटा, हो सकता है कि ये कुछ पॉसिबल मामला हो जिनकी वजह से, ये कुछ बेटा क्या हो आपके पास पॉसिबल मामला जिनकी वजह से शायद डायरेक्टर नहीं चाहता, शायद डायरेक्टर नहीं चाहता कि हम गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर को पॉइंट आउट करें। और बेटा इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। याद करो, अगर गोइंग कंसर्न, बेटा अगर गोइंग कंसर्न का मामला एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है तो कोई ओपिनियन पे फर्क नहीं, और अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो मैंने आप लोगों को उसके इम्प्लीकेशंस बताई थी। ठीक है बेटा, सो दैट इज द थिंग। अगर उसने ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर भी बेटा आपको इम्पैक्ट बताना है ना, तो फिर आपके पास अगर डिस्क्लोजर नहीं है, मामला अगर मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेजिव है तो फिर एडवर्स आ जाएगा। ये चीजें बेटा आपने डाल के लिखनी है। और गोइंग कंसर्न के जब आप मैटर्स को इवेल्युएट करोगे तो आपने गोइंग कंसर्न के डाउटफुल फैक्टर्स बताने हैं। बस उस डाउट को आपने क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना।
यानी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है बेटा, इसके बेटा आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं, नमाज पढ़ के आके डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट नहीं करना, पर 10-15 मिनट में हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। चलो जी बेटा, इसके ऊपर सर अब हम आते हैं, और इसका बेटा मैं आंसर आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, और लेट्स डिस्कस विद दिस बेटा क्वेश्चन। एक मिनट जरा वेट कीजिए बेटा, आप लोग भी अपने जो एग्जाम किट है उसमें आप लोग जो है ना इसका आंसर ओपन कर लीजिएगा काइंडली, ताकि हम लोग जो है इसमें इसके आंसर की तरफ चले। बेटा ये रहा इसका आंसर, डाले कंपनी। सबसे पहला पॉइंट तो बेटा आपको लिखना क्या है, बेटा आपको लफ्ज लिखा हुआ है यू हैव टू इवैल्यूएट द मैटर्स। आपको वो वाले मामला देगा इवैल्यूएट करने जो डाउटफुल फैक्टर है आपके पास, किस चीज के, गोइंग कंसर्न के जो डाउटफुल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंसर्न क्या है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो बेटा इतने सारे मामला अभी हमने देखे। सबसे पहला पॉइंट गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स। हमेशा जब भी आप ट्रिपल ए में काम करें विद हेडिंग्स यूज करें, हेडिंग्स यूज करें। उसके बाद बेटा क्या करें, देयर आर रेंज ऑफ मैटर्स व्हिच कास्ट डाउट on Dale company's ability to continue as a going concern. In particular, the company appears to be exhibiting many of the indicators of the business, which is over trading. अच्छा, ओवर ट्रेडिंग से मतलब आपको पता है कि आप बहुत कम वक्त में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, उसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे इतने ज्यादा कस्टमर्स हो, अब भाई इतने ज्यादा कस्टमर के लिए तुम्हें क्रेडिट ज्यादा देना पड़ेगा, और क्रेडिट ज्यादा करने के लिए मुझे प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे मुझे माल उधारी पे लेना पड़ेगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग जो है ना आपके पास, ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको गोइंग कंसर्न के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब बेटा जरा चेक करें इसमें क्या लिखा हुआ है। बेटा ये क्या नाम है आपका, गुलाम यासीन फाकिया राबिया, बेटा यू आर हियर ना, एक बार जरा प्लीज मुझे कंफर्म कर दें चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, जरा देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेवेन्यू बाय 28.4%। बेटा परसेंटेज क्यों निकाली गई है, जरा चेक करें। परसेंटेज इसलिए निकाली गई है क्योंकि सवाल में एक्सप्रेसली गिवन है कि भाईजान आप परसेंटेज निकाल कर काम करें। तो हमने तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज निकालने से बेटा फायदा क्या होगा, आप ये परसेंटेज में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। विच में नॉट बी सस्टेनेबल इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म विदाउट एडिशनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास कोई वो चीज नहीं है, लेकिन आप इसको यूं लिखिए कि रेवेन्यू बढ़े लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्लाइन पे जा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। इट इज नोटेबल दैट आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस एंड अदर एक्सपेंसेस, इतने दफा से बेटा आपके पास बढ़ा है।
जितनी फिगर्स लिख सकते हो लिखो बेटा, इसमें 2 से 3 नंबर आपको मिल सकते हैं फिगर्स के ऊपर, एनालिटिकल लिखने के ऊपर, सही है। इट इज रिजल्टिंग इन अ लॉस। फिर बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें आपके पास, इट इज पॉसिबल दैट कंपनी हैज हैड टू रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अचीव द हाई लेवल ऑफ सेल ग्रोथ एंड दिस हैज रिजल्टेड नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन बाय 0 जो भी है 30.1%। बेटा परसेंटेज आपको निकालना है, और परसेंटेज निकालने में और उस पर बहस करने को कहते हैं एनालिटिकल रिव्यू, एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है साफ साफ, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है दैट यू हैव टू यूज द एनालिटिकल रिव्यू। ठीक है बेटा, अब आप देखो लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल। डाली कंपनी आल्सो सफर्ड अ डिक्लाइन इन द लिक्विडिटी एज एविडेंस फ्रॉम द फॉल इन द करंट रेशियो फ्रॉम दिस। बेटा अब आप देखो एक चीज ना नोटिस कीजिएगा, करंट रेशियो निकाला नहीं दिया हुआ, आपको खुद निकालना है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स कितने आपके पास 6.9 और डिवाइड कर दोगे बेटा करंट लायबिलिटी से 2.9, और फिर उसके बाद आप रेशियो निकाल लोगे। अब आप जब साथ साथ काम करते जाओगे ना बेटा, तो साथ साथ काम करते करते आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको रेशियोस खुद ब खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियोस साइमल्टेनियसली। सो बेटा व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आपने सबसे पहले करंट क्विक रेशियो निकाला, मैंने बोला ये था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, आपको साथ साथ रेशियोस निकालने हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है इसमें। डाली कंपनी हैज आल्सो सफर्ड अ डिक्लाइन इन द करंट रेशियो and acid test ratio from this to this. A review of the company's working capital ratio indicates long and worsening inventory holding period. बेटा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये चेक करो, पहला पॉइंट तो माल बिक नहीं रहा ना, और जो नहीं माल बिक रहा बेटा खुली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है, जो रेशियोस निकाल सको आप निकाल लो। मेजरली वर्किंग कैपिटल के सुनना, गियरिंग रेशियो, वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट कवर और प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें। ठीक है बेटा। राबिया बेटा मैंने अभी ये कहा था कि आप यहाँ पर करंट को एक रेशियो निकालना है। आप क्यों निकालने भाई, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, एंड यू मस्ट नीड टू कैलकुलेट द व्हाट, कैलकुलेट द रेशियोज, व्हाटएवर द रेशियोज यू कैन कैलकुलेट इजीली। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, गियरिंग रेशियो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा खराब होगी, वर्सनिंग होगी, लोगों ने आपको उधारी नहीं देनी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि आपने यहाँ पर रेशियोज वगैरह जो है वो रेलिवेंट रेशियोज कैलकुलेट कर देने हैं, साथ साथ आपने बताना, और यही तो एनालिटिकल रिव्यू कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है, एनालिटिकल रिव्यू। तो आपने बेटा यहाँ पर करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकालना है, गियरिंग रेशियोज निकालने हैं, और उसके ऊपर आपने बात करनी है, राइट। चले जी बेटा नेक्स्ट चेक करें, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये कि द कंपनी हैज फेस द डिक्लाइन इन द लिक्विडिटी रेशियोज, जो भी है। A review of the working capital indicates long and worsening inventory holding period. Inventory holding period जितना आपके पास बेटा ये बड़ा है 481 days, पिछले साल था 460, and overall inventory has increased by 57%, which may indicate problems in relation to the domestic regulation। क्योंकि बेटा गाड़ियों में एक मसला आया था, कि कार मैन्युफैक्चर करते हैं ना, गाड़ी में मसला आया था कि वो रेगुलेशंस मीट नहीं कर रहे, और अगर कानून की हट गई तो फिर जो है ना आपकी कंपनी जो यहाँ पर बंद हो जाएगी। कानून फॉलो नहीं कर रहे तो कौन खरीदेगा गाड़ी। The company is currently taking average 120 days to collect the trade dates and requires an average 340 days in 2005। बेटा ऑन एवरेज 120 दिन आपको लगता है डाटा डेटर से पैसा कलेक्ट करते हुए, लेकिन 2005 में 348 दिन to pay its trade payables। Although this is a fall in the average payment period prior to the year, it still appears to be a long period, which may be related to the ongoing payments in relation to the regulatory breaches noted previously। ओवरऑल पेबल इंक्रीज होना, बेटा इंक्रीज इन पेबल इज अ वैलिड इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न आउट। क्यों, पैसा ही नहीं है, तभी तो मैं लोगों के पैसे टाइम पे नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास बेटा क्या नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। which may in turn result in a loss of goodwill with its suppliers and refusal to pay to withdrawal credit in the future, जो कि आपके पास कंपनी के ऑपरेशंस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Poor working capital management, decline in the liquidity have resulted in cash position deteriorating from the positive to overdraft, which is a significant of total assets। पैसा आपके पास नहीं है ना, देखो मेन हेडिंग क्या लिखी हुई थी, लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल। लिक्विड फंड किसे कहते हैं, कैश या कैश इक्विवेलेंट को। फिर आज बेटा गियरिंग एंड फाइनेंस, गियरिंग रेशियो बेटा आप निकाल सकते हैं, डेट टू डेट प्लस इक्विटी, आप गियरिंग रेशियो निकाल सकते हो, राइट। इसने डेट टू इक्विटी निकाला, डेट टू डेट प्लस इक्विटी निकालो, यानी कि जो रेशियो निकालते हैं।
बेटा इसको जरा पढ़िएगा प्लीज, गियरिंग एंड फाइनेंस वाले को। देखो बेटा क्या लिखा है, इन एडिशन टू द प्रॉब्लम विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंस, डाले इज आल्सो एग्जिबिटिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द गियरिंग as evidenced by the increase in debt to equity from 2.3 to 6.4। फिर आप डेट टू डेट प्लस इक्विटी निकाल लो, मैं अगर प्रेफर करूं तो, एंड फॉल इन द इंटरेस्ट कवर रेशियो। बेटा इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने प्रॉफिट्स है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, तो कैसे निकालते हैं, पीबीआईडी अपॉन इंटरेस्ट, इंडिकेटिंग दैट बिजनेस इज अनएबल टू सर्विस इट्स करंट लेवल ऑफ फाइनेंस। क्योंकि बेटा इंटरेस्ट कवर नहीं है ना आपके पास, एक चीज आप नोटिस करो, 6.4 से सॉरी 6.6 से 1.5 पे चलेंगे, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि आप देखो ना आपके पास प्रॉफिट तो था ही नहीं, आप इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या आपके पास लॉस में। बेटा इंटरेस्ट कवर निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, ये देखो 4.6 डिवाइडेड बाय 0.7, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं डिवाइड करते हैं फाइनेंस कॉस्ट है, आंसर आ रहा है 6.57। तो बेटा 6.57 था ना आपके पास, इसका मतलब पता है क्या है, 6.6 हो गया ना बेटा, इसका मतलब ये होता है ये 6.6 जो आपके पास आया, इसका मतलब होता है $1 का इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपके पास 6.6 के प्रॉफिट मौजूद है। और मार्केट यही बिलीव करती है अगर 3 टाइम होता है ना तो आपके लिए बहुत एक अच्छी हेल्दी साइन है। तो बेटा ये तो 3 टाइम्स आपके पास नहीं, ज्यादा ही था, $1 का चुका, अब तो नेगेटिव में चला गया। द कंपनीज फाइनेंस कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म हैव इंक्रीज फ्रॉम दिस, इंटरेस्ट आपके पास बढ़ा, द कंपनी में भी इनकरिंग एडिशनल पेनल्टीज एंड चार्जेस पुट इनटू स्ट्रेंस। बेटा ये वाला रेशियो समझ में आया, आपकी फाइनेंस कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5.6 थी ना बेटा आपके पास, पिछले साल इंटरेस्ट कितना था 0.7, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी बेटा आपके पास 12.4। ट्वेल्व पॉइंट फोर बेटा ये रहा, यानी कि 0.7 डिवाइडेड बाई 12.4, 5.6% बेटा आपके पास नजर आ रहा है।
इसका मतलब ये बना कि जितना कर्जा लिया है उसके हिसाब से आपकी बोरोइंग कितनी, और ये चेक करो 13.4 से आपका बोरोइंग रेट बढ़ा है. दिस मे बी ड्यू टू एट लीस्ट इन पार्ट टू द इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट टू बी एन एक्सपेंसिव वे, एंड इफ द ओवरड्राफ्ट इज नॉट बीन, द कंपनी में मेन करेंगे एडिशनल पेनल्टीज चार्जेस. बड़ा यहाँ पर आपके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है. इंटरेस्ट आपका बड़ा है बेटा एज कंपेयर विद दी, इंटरेस्ट आपके पास बड़ा है एज कंपेयर in relation to the long-term borrowings. The increase in the finance cost may also affect the lenders already perceiving Dale to be the high credit risk. It is notable that current assets have decreased by 7.5%. Current assets तो कम होता हमने पहले ही देख लिया था. Land expansion of the, बेटा ये जरा लाइन पढ़ना, आखिरी की लाइन पंच है. आपको क्या लगता है? ये आपकी जजमेंट है, आप स्टूडेंट हो यानी कि ऑडिट मैनेजर हो. आपको क्या लगता है कि इस कंपनी में गोइंग कंसर्न के कितने मसले हैं? एसेट्स कम हुआ है ना बेटा, तो हमें ऐसा लग रहा है यार इनके पास पैसे वैसे है नहीं, एसेट ये लोग बेच रहे हैं कंपनी वाले, तो हो सकता है इट मे कास्ट फर्दर डाउट ऑन द कंपनीज प्लान एक्सपेंशन ऑफ द ऑपरेशंस. बेटा लीगल क्लेम, अच्छा लीगल क्लेम में जरा आ जाओ और कैश फ्लो फोरकास्ट. बेटा इधर पहले इधर सुनिएगा, बाद में रीड करना. बेटा लीगल क्लेम का मतलब है किसी ने हम पर केस किया हुआ है और पैसा मेरे पास है नहीं, और लीगल क्लेम भी क्या है बेटा कि मैं गाड़ियों को वो कानून तोड़ रहा हूँ. ठीक है, अब पॉइंट पता है क्या बेटा, पैसे हमारे पास है नहीं, कंपनी के पास, लीगल केस अलग है, तो वकीलों को और कोर्ट कचहरी के पैसे कौन देगा? और रेगुलेटरी ब्रीचेस, अगर कानून ने सुन लिया अदालत ने कि भाई ये कानून फॉलो नहीं कर रहा है, बुलाओ कंपनी को, बंद करो, ताला लगाओ. और बेटा कैश फ्लो फोरकास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की अपनी कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, जो आपकी फोरकास्टिंग कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो इतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से बेटा आपके पास ये चीज नजर आ रही है गोइंग कंसर्न के मसले. प्लीज इसको और इसको रीड कीजिएगा अपनी पेज पे समझ समझ के. जी बेटा कमर्शियल एक्यूमेन के साथ साथ आपकी जजमेंट, मैं आपको बताऊं बेटा इसमें कमर्शियल एक्यूमेन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल एक्यूमेन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आपकी कंपनी चल नहीं रही है,
तो आपको एक बिजनेसमैन बन के सोचना है। नंबर 2, जजमेंटल स्किल्स तो डेफिनेटली चाहिए आपको, क्योंकि आप जज करो, इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएशन, बेटा मोरलेस सारी स्किल्स जो है ना वो यूज हो रही है। अच्छा नेक्स्ट बेटा, अब आ जाए इसके सेकंड पैराग्राफ में, एक्सक्यूज मी बेटा, सेकंड पॉइंट में जरा आ जाए सारे स्टूडेंट्स। सेकंड केस, explain the audit evidence in respect of cash flow forecast which you would expect during your review of the working paper file on the going concern। बेटा गोइंग कंसर्न के ऊपर मैंने कौन से एविडेंसेस बेटा लगाए उन्हें, जो मैंने आप क्या एविडेंस एक्सप्लेन करोगे बेटा, गोइंग कंसर्न के ऊपर क्या चीज एक्सप्लेन करोगे? मैं आपसे छोटा सा बात बोलूं, लिखो जरा, प्लीज राइट। एक्सप्लेन द ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, बेटा explain the audit evidence in respect of cash flow forecast which you would expect to find during your working paper file on the going concern। बेटा जो समझ में आता है एविडेंस कैश फ्लो के ऊपर आप क्या करोगे? स्टार्ट, जो समझ में आता है प्लीज जरा लिखने की कोशिश करें। बेटा आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो इसमें लिखा होगा ना। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, ऑडिट मैनेजर जूनियर के, यस बेटा आप पता है कौन है आप, देखो सबसे पहला पॉइंट ये देखो, इसमें लिखा क्या, एक्सप्लेन द ऑडिट एविडेंस। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ऑडिट एविडेंस? तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कैश फ्लो फोरकास्ट, कैश फ्लो फोरकास्ट आप अपने जहन में रखो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन याद है बेटा, प्रोस्पेक्टिव पीएफआई। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर बेटा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आप प्रोसीजर्स क्या लिखते हैं? एग्री द ओपनिंग कैश बैलेंस विद द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस, राइट। फिर आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रोसीजर्स के ऊपर। और आप क्या काम करते हैं? उससे पूछते कि भाई ये किस, अब सिस्टम क्या होगा बेटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पर हमने लिखा एग्री ओपनिंग बैलेंस विद लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस, राइट। लेकिन ये तो प्रोसीजर है, अब आप क्या लिखोगे? ये नहीं, आप क्या बेटा एविडेंस एक्सपेक्ट करोगे? किधर गया? आप एग्री नहीं लिखोगे, वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो प्रोसीजर है, ये मैंने काम किया है। आप एविडेंस में बेटा क्या एक्सपेक्ट करोगे? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस विद द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस, याद है? तो बेटा दिस इज द एविडेंस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कि जो प्रोसीजर्स यहां पर मैंने लगा लिए हैं जूनियर ने, उसको आप चेक कैसे करोगे? यू आर सीनियर वन, यू आर मैनेजर वन, बेटा यू आर अ मैनेजर, तो आपने सिंपल ये चीज चेक करनी है कि मैंने क्या प्रोसीजर्स लगाए हुए होंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब इसका मैं ओपन करने जा रहा हूं बेटा आंसर, और ये चेक करो बेटा, इसका आंसर ये लो, ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू कैश फ्लो फोरकास्ट। जी बेटा आप जरा देखते हैं क्या, द ऑडिट वर्किंग पेपर्स शुड इंक्लूड sufficient evidence that appropriate audit procedures have been conducted। बेटा वर्किंग पेपर्स जो होंगे, आई डू रिपीट बेटा, जो आपके पास वर्किंग पेपर्स होंगे should include sufficient evidence that appropriate audit procedures have been conducted in relation to the assumptions, बेटा including the following।
ये आपके पास बेटा एविडेंसेस है, ये आपके एविडेंस है, एविडेंस क्या है बेटा आपके पास, एविडेंस है। देखो क्या लिखा है, एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ओपनिंग कैश पोजीशन टू द कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन, रीपरफॉर्मेंस बाय ऑडिट टीम ऑफ क्लाइंट कैलकुलेशन, रिकैलकुलेट नहीं, रीपरफॉर्मेंस रिकैलकुलेशंस डन टू वेरीफाई एक्यूरेसी नहीं, जो एक्यूरेसी मुझे खुद बताएगी, इन ऑर्डर टू चेक इट्स अरिथमेटिक एक्यूरेसी। आई बात समझ में बेटा? फिर क्या लिखा बेटा, नोट्स फ्रॉम द मीटिंग विद द मैनेजमेंट डिटेलिंग द डिस्कशन ऑफ की असम्पशंस मेड। नोट्स, अगर मैं प्रोसीजर लिखता तो बेटा प्रोसीजर क्या लिखता बेटा, अगर मैं प्रोसीजर लिखता तो क्या लिखता जरा मुझे बताएं। अगर मैं प्रोसीजर लिखता तो लिखता डिस्कस विद द मैनेजमेंट, क्या लिखता बेटा, डिस्कस विद द मैनेजमेंट अबाउट द असम्पशंस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट से डिस्कशन कर ली है, अब मैं हारिस हनीफ जूनियर हूँ, मैंने मैनेजमेंट से डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्कशन करने के बाद मैं नोट्स लेकर आऊंगा और आपकी खिदमत में क्या लेकर आऊंगा, नोट्स। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हारिस भाई आप नोट्स लेकर आए होंगे, नोट्स ऑफ द डिस्कशन हेल्ड, नोट्स ऑफ द डिस्कशन हेल्ड विद द मैनेजमेंट detailing the discussion of the key assumptions made by the management and an assessment of the consistency assumptions। आई बात समझ में? तो बेटा यहाँ पर पॉइंट क्या है, जो प्रोसीजर्स मैं लगा चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो प्रोसीजर्स मैं लगा चुका हूं, आपने उन प्रोसीजर्स के ऊपर पास्ट टेंस लगाना है, जिस तरीके से आप लोग एविडेंसेस लिखा करते हो बेटा, जिस तरीके से आप लोग क्या लिखा करते हो, एविडेंसेस, उस तरीके से। फिर बेटा चेक करो, इतने सारे आपके पास बेटा पॉइंट्स हैं और 7 नंबर है, 7 नंबर है आपके पास। चेक करो बेटा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, evaluation by the audit team of previous profit and other financial profit forecast and their outcome in order to assess the consistency and other prospective information prepared by the management। Evaluation of the audit team previous profit and forecast, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बेटा मैंने प्रोसीजर पता है क्या लगाया था, मैंने प्रोसीजर ये लगाया था मैनेजमेंट की पास्ट की, मैनेजमेंट की माजी की फोरकास्टिंग और माजी का एक्चुअल, मैंने पास में कुछ एस्टिमेट किया था और कुछ एक्चुअल आया, मैंने पास में कुछ एस्टिमेट किया था और कुछ क्या था, एक्चुअल, उसको आपने कंपेयर कर लिया था कि मुझे फोरकास्टिंग करना आती है कि नहीं, ये इवैल्यूएशन है बेटा। अगर मैं प्रोसीजर लिखता तो क्या लिखता, कंपेयर द लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड फोरकास्ट टू एंश्योर द वेरिएशंस आर रीजनेबल एंड एंश्योर करंट ईयर की फोरकास्टिंग कैन बी रिलाइड अपॉन। अब ये काम आपने करना नहीं बेटा, ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आपने ये चेक करना है कि हारिस हनीफ तुमने सही तरीके से इवैल्यूएट किया या नहीं। लिखा कंपैरिजन ऑफ द कैश फ्लो फोरकास्ट पीरियड टू पीरियड बेसिस टू असेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट कंपेयर टू द एक्चुअल डाटा, ये इतना ज्यादा खास भी नहीं है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकंड, ये अच्छा पॉइंट है, दिस वन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको जरा पढ़े बेटा प्लीज, और इसको भी, क्योंकि गोइंग कंसर्न की कैश फ्लो फोरकास्ट सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्ट नहीं है, क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न की कैश फ्लो फोरकास्ट सिर्फ फोरकास्ट नहीं बेटा, क्या है, गोइंग कंसर्न की कैश फ्लो फोरकास्ट। आई बात समझ में बेटा, गोइंग कंसर्न की कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह, तो बेटा ये जरा पॉइंट पढ़िएगा प्लीज, ये 2-3 पॉइंट्स।
ये देखो बेटा, रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल रिव्यू द आइटम्स विद द कैश फ्लो फोरकास्ट। फॉर एग्जांपल, क्या इन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट में कोई आइटम ओमिट तो नहीं कर दिया? लॉयर से बेटा जरूर। अब देखो जो प्रोसीजर क्या बनेगा, प्रोसीजर बनेगा डिस्कस विद द लॉयर्स अबाउट द लीगल एक्शन, के हारने जीतने के चांसेस कितने हैं। लेकिन ये काम आपने नहीं करना, ये काम मैं कर चुका हूं। तो बेटा कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि मैं हारिस, मैंने लॉयर से बात की होगी, ठीक है, कि लॉयर भाई आपको क्या लगता है कि कितने पैसे, कितने अमाउंट है, क्या हारने और जीतने के चांसेस है। फिर मैंने लॉयर की बात से, जो लॉयर की बात तहरीर की होगी, वो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस आप चेक कर लोगे कि भाई लॉयर क्या कह रहा है। The likely cost and possibility of further claims arising in the future. Based on the review of the legal correspondence, confirmation that settlement of the legal claims has been appropriate, including the cash flow forecast. नेक्स्ट आगे देखो बेटा, ये वाले पॉइंट्स भी जरा देखिए प्लीज इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सिर्फ आपको कैश फ्लो के ऊपर बात नहीं करनी है, जरा ध्यान से सुनो, मैं लिख भी देता हूँ। कैश फ्लो फोरकास्ट है प्लस गोइंग कंसर्न है। तो जो गोइंग कंसर्न के डाउट्स है ना बेटा, जो गोइंग कंसर्न के डाउट्स है उसके ऊपर आपके प्रोसीजर लाजमी अप्लाई होने चाहिए। जो गोइंग कंसर्न के डाउट्स है उसके ऊपर बेटा प्रोसीजर लाजमी अप्लाई होने चाहिए आपके पास। ये मेरे देखो, बैंकर्स के साथ मेरी हुई भी गुफ्तगू, आर यू द कॉरेस्पॉन्डेंस, कि भाई बैंक आपको ये देगा या नहीं देगा। मिनट्स ऑफ द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिलेशन टू द लाइकलिहुड ऑफ पेइंग द न्यू लोन। मिनट्स ऑफ द डिस्कशन हेल्ड, बेटा जो कुछ होना था वो हो गया है, आपने सिर्फ एविडेंसेस एक्सपेक्ट करना है। बेस्ड ऑन द रिव्यू डिस्कशन की रिकैलकुलेशन बाय द ऑडिटर, कि फोरकास्ट सही है या नहीं है, बाकी बोर्ड मिनट्स और ये तमाम चीजें। बेटा अब जरा इधर आ जाओ सारे स्टूडेंट्स, पार्ट सी। बेटा पार्ट सी में जरा चेक करो, सबसे पहला पॉइंट लफ्ज क्या लिखा हुआ है, यूजिंग इन एग्जिबिट नंबर 3। बेटा सबसे पहले तुम्हें एग्जिबिट नंबर 3 को पढ़ना होगा, जरा इसको पढ़े तो क्या लिखा है एग्जिबिट नंबर 3 में। You have established, but you have established through discussion, but you have established through discussion with the Dali company's director that they do not wish to disclose uncertainties over a going concern. इसका मतलब होता है बेटा गोइंग कंसर्न का डाउट। क्या बेटा, गोइंग कंसर्न का डाउट इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा सबसे पहला पॉइंट, वो गोइंग कंसर्न का डाउट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल में पूछा है कि एक्सप्लेन क्यों डायरेक्टर्स गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर नहीं देना चाहते। बेटा इसकी रीजन मैं आपको बताऊं, नंबर 1, अगर डायरेक्टर्स गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर दे देगा तो एक पैनिक फैल जाएगा शेयर होल्डर मार्केट में कि यार कंपनी को गोइंग कंसर्न के खतरे हैं, और इससे डायरेक्टर का बोनस रुक सकता है, इससे डायरेक्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी रुक सकती है कि अगर मैं डायरेक्टर हूं और मेरी वजह से गोइंग कंसर्न का प्रॉब्लम है तो कोई और कंपनी हायर करते वक्त सोचेगी। डायरेक्टर्स की बेटा वो क्या नाम है, डायरेक्टर्स का अपना बोनस मारा जाएगा और वो री इलेक्शन नहीं कर पाएगा। हो सकता है शेयर प्राइस आपकी कम हो जाए, इससे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगी, लोन लेना है, पैसे है नहीं हमारे पास, और अगर ये खबर मार्केट में फैला दी कि यार ये कंपनी को गोइंग कंसर्न कंपनी की कुर्सी हिल रही है, तो शेयर होल्डर्स घबरा जाएंगे, और अगर शेयर होल्डर घबरा गए तो ना इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो बेटा आपने गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर क्यों नहीं दिया?
गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर इसलिए नहीं दिया क्योंकि सर हमारी कंपनी को भी प्रॉब्लम होगी, डायरेक्टर्स को खुद को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कंपनी ने बेटा नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च नहीं हो पाएगा। बैंक पे अर्जी दी हुई है पैसे के लिए, नहीं दे पाएंगे लोन क्योंकि ये मार्केट में खबर फैल गई। और बेटा एक और चीज, एंड इवेल्युएट द पॉसिबल इम्पैक्ट, शायद ये रीजन हो कि डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर एक मसला है, अगर गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर बेटा एडिक्वेट नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है, और अगर मामला मटीरियल है तो क्वालिफाई, परवेसिव है तो एडवर्स, यस एडवर्स आ जाएगा। बेटा ये मामला तो उठा के आपने इसको तरीके से लिखना, पूरा पूरा इन्होंने बता के दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, जितना ज्यादा बेटा अच्छा। ये देखो, रीजंस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट्स, motives for director not wishing to make disclosure regarding going concern। पढ़ो तो बेटा, जो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है ना, वो भी अच्छा नहीं समझेंगे, आप उन्हें कैसी कंपनी यार, ये तो चल नहीं रही। द डायरेक्टर्स मोटिव ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, बेटा यहां से जरा इसको रीड कीजिएगा प्लीज। देखो क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टर्स मोटिव्स फॉर नॉन डिस्क्लोजर, the director's motive for non-disclosure of uncertainties in relation to going concern seems likely to reflect a desire to present the company in a positive light to the third party. This is a particularly sensitive issue at the time when the company is planning a major expansion. Expansion वाला point, significant finance, the disclosure of uncertainties may well deter the bank from lending, बैंक लोन नहीं देगा। बट आप चाहे तो यहाँ पर एक डायरेक्टर्स के पर्सनल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो सकता है डायरेक्टर्स का पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, डिस्कशन है ना, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अब आज बेटा इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, बेटा इसमें पता है क्या लिखा है, सिंपल इज दैट। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपने गोइंग कंसर्न का जो डिस्क्लोजर देना था नॉट मेड, तो बेटा ये मिस स्टेटमेंट है, ओमिशन है, गलत बयान नहीं करें ना। मिस स्टेट का मतलब होता है कि हम मिस गाइड कर रहे हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ये पढ़ो। फेलियर टू इंक्लूड द डिस्क्लोजर, ये कमीशन है,
और ऑडिटर को अपनी जजमेंट यूज करके बता। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, जरा गौर से सुनना। मेरी कंपनी को 10 गोइंग कंसर्न के मसले हैं। कितने मसले? 10। एक भी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, परवेजिव है। मैंने 10 में से 6 मामला डिस्क्लोज किए, 4 डिस्क्लोज नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने 10 में से 6 मामला जो है ना वो डिस्क्लोज किए, 4 डिस्क्लोज नहीं किए। और आपको लगता है कि जो अनडिस्क्लोज मैटर है वो मटेरियल है या परवेजिव है, ये अब आपकी जजमेंट होगी। इसको कहते हैं एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। क्या बोलेंगे बेटा? एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। या आपको डिसाइड करना है कि मटेरियल है या परवेजिव, दोनों है। बेटा अगर मटेरियल है, if the auditor concludes that omission required disclosure in relation to the going concern uncertainties is material but not pervasive, तो बेटा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये मिस स्टेटमेंट है, आईएएस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं आप। एंड द डायरेक्टर्स हैव फेल्ड टू इंक्लूड द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, देयरफॉर द ऑडिटर विल एक्सप्रेस व्हाट बेटा? क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड पैराग्राफ होगा इमीडिएटली बेसिस फॉर क्वालिफाइड व्हिच विल गिव द डिटेल्स ऑफ द गोइंग कंसर्न। बेटा वो तो ये तो वही बात आ गई ऑडिट रिपोर्टिंग की। क्या आपने पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बेटा आपने क्या काम करना है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में सारी की सारी मॉडिफिकेशंस क्या वजूहात बताओगे। और फिर बेटा अगर मटेरियल एंड परवेजिव दोनों है तो फिर बेटा आपने सीधा सीधा एडवर्स ओपिनियन देना है। और फिर आपने बेसिस में डिटेल्स बतानी है कि हमारी नजर में ये परवेजिव था इसलिए हमने एडवर्स ओपिनियन दिया है। बेटा एक मशवरा, इसको एक बार जरा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में रीड करें। हम लिख लें लिखा लें, लेकिन इससे बेहतर है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज रीड करोगे ना तो लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनर की वर्डिंग्स आपके दिमाग में रहेंगी। पढ़े बेटा इसको जरा। जी बेटा। बेटा इज इट नाउ क्लियर जो आपको गोइंग कंसर्न के क्वेश्चन के ऊपर था? ये तो बेटा गोइंग कंसर्न वाली चीज है। अच्छा बेटा पता क्या होता है, आपको कोई भी एक टॉपिक होता है ना, आपको उसको बहुत नंबर 1 प्रोफेशनल जार्गन्स में लिखना है। नंबर 2 थोड़ी सी आपने अपनी डिस्कशन को ये बताता हूँ बेटा, आपने अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना, लेकिन इररिलेवेंट पॉइंट नहीं लिखना। अकाउंटिंग की लैंग्वेज, ऑडिट की टेक्निकल जार्गन आपने यूज करनी है, फिर जाकर जो है ना आप एग्जामिनर के आंसर तक हल्का फुल्का जो है वो मैच कर पाओगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा आपने मैच करना है, हल्का फुल्का मैच कर पाओगे। कितनी बार आया है बेटा ये? कोई एक दो दफा ही आया होगा, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है। आपने चीजें छोड़नी तो नहीं है, ठीक है? चलो बेटा अभी आज यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला कल 7 बजे है, कल 7 बजे हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। और उससे पहले अगर कुछ सवाल हुआ तो मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ है।
ठीक है ना, वो बेटा मैं कल बता देता हूँ आपको साथ, ठीक है, डोंट वरी। चलो जी, अल्लाह हाफिज। IS-19 का क्या रहे हो आप गुलाम यासीन? हम्म, किस में, रिस्क में आया था, किस में आया था? सवाल क्या था? रिस्क का था, रिव्यू का था, सवाल क्या था? अच्छा अच्छा, सही। चलो ठीक है बेटा, समझ गया। चले एनीवेज, ये जो लास्ट मोमेंट के जो क्वेश्चन है ना, ये कल याद दिलाना, मैं बच्चों को जो है ना ये साथ साथ सबको बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।